नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। भारत और चीन के बीच सरहद पर तनाव का मामला गंभीर होता जा रहा है। लद्दाख में एलएसी पर 5 मई से ही चीनी सैनिकों की मौजूदगी के बाद भारत ने भी अपनी सैनिक गतिविधियां वहां पर बढ़ा दी। लेकिन अब भारत चीन विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय नजरें टिक गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत चीन विवाद पर मध्यस्थता का ऑफर दिया और कहा कि चीन से विवाद पर पीएम मोदी का मूड ऑफ है। हालांकि भारत का विदेश मंत्रालय पीएम मोदी को लेकर कही गई बात का खंडन कर रहा है और मध्यस्थता के ऑफर को भारत और चीन दोनों ही ठुकरा चुके। लेकिन सवाल यह है कि बार बार भारतीय सरहद का उल्लंघन कर रहे चीन के साथ भारत कैसे निपटे। मौजूदा विवाद पर उच्च स्तरीय बैठकों के बाद भारतीय रिस्पांस यही है कि भारत कूटनीति के रास्ते भले तलाशे, लेकिन सरहद पर अपनी मौजूदगी नहीं घटाएगा। 2017 में डोकलाम के विवाद में 76 दिन बाद भारत की रणनीति कारगर साबित हुई, लेकिन भारत के लिए बार बार कूटनीतिक मुश्किलें खड़ी करने वाले चीन और भारतीय सीमा का उल्लंघन करने वाली उनकी फौज का तसल्ली बख्श इलाज क्या है? दंगल में आज का सवाल यही है। लद्दाख में चीन के साथ भारत का विवाद जस का तस बना हुआ है। एलएसी पर चीनी सैनिकों के हाथ डटने के बाद भारत ने अपने सैनिक वहां बढ़ा दिए, तो इधर कूटनीतिक पारा भी चढ़ गया है। भारत चीन के बीच मध्यस्थता की पेशकश करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक चौंकाने वाला बयान दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 140 करोड़ लोगों और ताकतवर सेनाओं वाले 2 देशों भारत और चीन के बीच बड़ा विवाद बन गया है। भारत खुश नहीं, शायद चीन भी खुश नहीं। मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की और चीन के साथ जो चल रहा है उससे उनका मूड अच्छा नहीं है। ट्रंप के इस बयान को भारत विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने खारिज कर दिया, क्योंकि अप्रैल से ही मोदी की ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हुई है। जहां एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बात की थी और नरेंद्र मोदी काफी नाखुश हैं भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर में हो रहा है उसको लेकर, वहीं दूसरी तरफ भारत ने ये साफ कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई और मध्यस्थता को लेकर भारत का रुख काफी साफ है। भारत मध्यस्थता नहीं चाहता। लद्दाख के एलएसी पर चीन के साथ मौजूदा विवाद 5 मई को शुरू हुआ और कम से कम 4 झड़पें हुई। चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की लद्दाख के गलवान घाटी इलाके में 2 झड़पें हुई। एक झड़प हॉट स्प्रिंट पर हुई और पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे के पास चौथी झड़प हुई। गलवान घाटी से पेंगोंग झील तक की अप्रैल और मई की सैटेलाइट तस्वीरों को आमने सामने रखने पर साफ नजर आ रहा है कि अप्रैल में नदी के दूसरी तरफ का इलाका खाली था, लेकिन मई में वहां सैनिक आ गए। चीन के साथ विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई को उच्च स्तरीय बैठक की थी। भारत और चीन दोनों ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश के लिए तैयार नहीं है, लेकिन चीन की इस हरकत का इलाज ढूंढना भारत की चुनौती है। Troops have taken a very responsible approach towards border management and strictly follow the procedures laid out in various bilateral agreements and protocols with China to resolve any issue that may arise in the border areas. At the same time, we remain firm in our resolve to ensuring India's sovereignty and national security. दिल्ली से गीता मोहन और लद्दाख से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि आज दंगल में हमारे साथ कोई राजनेता नहीं होंगे। हमारे साथ केवल रक्षा और विदेश मामलों के जानकार होंगे, जो आपको बताएंगे कि असल में बार बार भारत और चीन के बीच सरहद पर यह तनाव क्यों होता है, जो आपको बताएंगे कि असल में भारत और चीन के बीच इस तनाव का तसल्ली बख्श इलाज क्या है। 2 चेहरे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दोनों को आप बखूबी पहचानते हैं। हमारे साथ हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, और हमारे साथ आ गए हैं मेजर जनरल बिशंबर दयाल, रिटायर्ड, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ 3 मेहमान और इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। पुंचक स्टोबडान, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, खासतौर पर भारत चीन मामलों के विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद होंगे, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और हमारे साथ सोनम वांगचुक होंगे, इनोवेटर हैं, एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट हैं और खासतौर पर तिब्बत के मामले पर अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले मेरा सवाल सीधे सीधे जीडी बख्शी आपसे यह है कि चीन चाहता क्या है? बार बार सरहद पर वो चीजें क्यों होती हैं जिसके बाद ये खबरें आती हैं कि स्टैंड ऑफ की स्थिति हो गई है भारत और चीन के बीच में? देखिए साहब, इस बार तो खासकर कोरोना वायरस के चलते हमको चीन में एक तेज
मेंटालिटी सी दिखाई दे रही है, जिसके चलते वो चारों तरफ चौतरफा एग्रेशन और आक्रामक तेवर दिखा रहा है। ये सिलसिला उसने शुरू किया जनवरी इस साल में, जब कोरोना वायरस शुरू ही हुई थी, और वो साउथ चाइना सी में मलेशिया के बरखिलाफ बड़े आक्रामक तेवर दिखाए, जहां उनका पेट्रोनास का जो है एक्सप्लोरर शिप उन्होंने लगाया हुआ था साउथ चाइना सी में। उसके पश्चात वो ताइवान के खिलाफ मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू करी, फिर जापान के खिलाफ सेंकाकू आइलैंड में, और मई महीने से हमारे खिलाफ ये दमन चक्कर शुरू। देखिए, इसके कई वजूहात हो सकते हैं। चीन जो है, एक तो हम सब जानते हैं कि जानबूझकर उसने जो है बॉर्डर डिलिएशन को नहीं होने दिया, मैप्स भी नहीं एक्सचेंज किए हैं कि भाई हमारी परसेप्शन ऑफ द बॉर्डर कहाँ है, आपकी परसेप्शन ऑफ द बॉर्डर कहाँ है। इसके चलते हमारे ट्रूप्स वहां तक जाते हैं जहां तक हम समझते हैं ये हमारी सरजमी है, और उसके ट्रूप्स वहां तक आते हैं जहां तक उनका अंदाज है कि उनका इलाका। एक चीज और इस बार मुझे खास लग रही है कि चीन बड़ा चिंतित है कि भारत ने कह दिया है कि भाई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, और जो कि गिलगित बाल्टिस्तान जो जबरन हड़प किया हुआ है पाकिस्तान ने, वो असली में हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। इसके चलते चीन चिंतित है कि कहीं उसकी जो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, अरबों की जो इन्वेस्टमेंट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, उसका क्या होगा। एक ये, दूसरा, वो जानबूझ के पाकिस्तान को कोरोना काल में उकसा रहा है कि तुम भारतवर्ष के साथ छेड़खानी करो, नेपाल को उकसा रहा है कि भारत के साथ छेड़खानी करो। ठीक है विशंबर दयाल साहब, जो कुछ सरहद पे हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि चीन की आदत है, वो भारत पर एक दबाव बनाकर रखना चाहता है, या पाकिस्तान पर भारत के दबाव का नतीजा है, या फिर कोरोना की वजह से दुनिया भर में जो चीन अलग थलग पड़ रहा है, दुनिया भर के मुल्कों में आवाज उठ रही है, उससे ध्यान बटाने की एक साजिश है। देखिए रोहित, दरअसल इसके कई पहलू हैं। सिर्फ इतना पहलू को अगर हम लिमिट कर देंगे इस विषय को, देखिए पहली बात तो है कि चाइना पिछले 30-35 साल से 40 साल से इस बात का दावा करता है कि इस पूरे एशिया का वो रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, तो उसकी एक तरह से मतलब उसका दबाव है, मतलब वो एक यहाँ का मेजर पावर है और वो उस मेजर पावर में भारत को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। और 1991 के बाद जब से भारत में इकोनॉमिक पॉलिसी और भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट हुआ एक रैपिड स्पीड पे, तब से उसको भारत की इकोनॉमी को भी वो अंडरमाइन करना चाहता है कि भारत इकोनॉमिकली उससे बहुत है। एक तो ये एक इंटरनेशनल छवि है, एक इंटरनेशनल नैरेटिव है, जहां वो यूएन का परमानेंट मेंबर है, जहां वो एक इकोनॉमिक इस्टेब्लिश्ड इकोनॉमिक पावर है, जहां वो एक इस्टेब्लिश्ड नाउ मिलिट्री पावर है। तो वो उस टेबल पे जो शेयरिंग है, उस टेबल पर वो शेयरिंग है, जैसे अमेरिका, फ्रांस, चाइना, मतलब अमेरिका, फ्रांस और जो यूरोप की एक वो थी, उसमें वो नहीं चाहता कि भारत का उस तरह से एक दुनिया में बोलबाला हो। दूसरी बात यह है कि भारत को अगर भारत के ग्रोथ को, भारत को अगर अंडर प्रेशर रखना है, तो उसके पास एक ही टैक्टिक्स है, वो है उसका बॉर्डर पर बार बार इस किस्म की कार्रवाई करना। ये इसलिए पॉसिबल है कि चाइना ने बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमसे बहुत पहले स्टार्ट कर दिया, हम लोग इसमें थोड़े से पिछड़ गए। लेकिन 1962 के बाद आज तक चाइना को भारतीय सेना ने सरहद पर 1 इंच जमीन भी नहीं दी है आज तक। ये सब वो टैक्टिक्स करता रहता है, और अब खासकर 3-4 मुद्दे उसने जानबूझकर उठाए हैं, क्योंकि एक तो भारत ने, जैसे जनरल बख्शी ने बताया, एक तो जब से हमने कहा पीओके हमारा है, तो उसके पूरे के पूरे उसके इंटरेस्ट जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं, और पाकिस्तान का प्रेशर नहीं रहा। J&K में पाकिस्तान का बिल्कुल बोलबाला, बिल्कुल जो पाकिस्तान टेररिज्म फैला रहा था, जिससे इंडियन इकोनॉमी डिस्टर्ब रखती थी, एक दुनिया में छवि रहती है कि भारत डिस्टर्ब्ड है। तो उसके तहत ये चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर भी, J&K में पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के साथ चाइना के भी स्टेक्स थे। आज जो है वो बिल्कुल एक थोड़ा सा इसमें वो है कि भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भारत की से है, दुनिया में भारत जो है आज हेल्थ के मामले में भारत उभर कर रहा है, भारत ने दुनिया भर को एड्स दी हैं, तो जो उसके खिलाफ इंक्वायरी है, जो उसके खिलाफ दुनिया का शक है,
जो उसको उसके खिलाफ वेस्ट का जो रुख है, उस रुख में कहीं ना कहीं उसको किसी की मदद चाहिए, और वो मदद सिर्फ भारत दे सकता है इस इलाके से। तो वो भारत के साथ एक प्रेशर टैक्टिक्स, एक नैरेटिव स्टैब्लिश कर रहा है, जिसमें कि उसने इसको एस्केलेट कर दिया। देखिए ये पहले भी होता था, ट्रांस बॉर्डर LAC पर ये सब होता था, पेट्रोल्स में क्लैशेस तो नहीं होते थे, बट पेट्रोल्स के अंदर थोड़ा बहुत वो होता था। लेकिन दयाल साहब, कुछ वक्त पहले तो शी जिनपिंग को हम हिंदुस्तान घुमा रहे थे और हम ये कह रहे थे कूटनीतिक तौर पर हमने इनसे एक साझेदारी बना ली है, इनसे हमारी दोस्ती हो रही है। देखिए वो यस, और उसके बाद डोकलाम हो जाता है। लेकिन देखिए वो करेगा, चाइना करेगा। चाइना समझता है कि भारत के अंदर एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। इस डेमोक्रेटिक सेटअप में चाइना की तरह या पाकिस्तान की तरह अगर थोड़ी बहुत भी हमारे बॉर्डर्स पर कोई भी अगर वो कार्रवाई करता है तो उसका मल्टीपल इफेक्ट है। मल्टीपल इफेक्ट क्या है कि हमारे यहाँ लोग सेंसिटिव हैं बॉर्डर को लेकर, और सेंसिटिव है बॉर्डर को लेकर तो डेमोक्रेटिक व्यू है, डिफरेंट व्यूज हैं। तो हम लोग इसमें भी तो वो इसको एक कंट्री के अंदर एक वो भी तो डालता है ना। तो चाइना की बड़ी सोची आपका समझी इशारा इस तरफ है जो आज बयान आया विपक्ष का, कांग्रेस पार्टी का, कि सरकार देश को कम से कम सामने रखे कि पूरी स्थिति क्या है इस समय, सरकार छुपा रही है, आपको लगता है सर? देखिए मैं समझता हूं सरकार को जब इतने दिन से, पिछले एक महीने से इतनी मीडिया के अंदर चारों तरफ इतने एक अनसर्टेनिटी जो है, एक रियल ग्राउंड सिचुएशन जो है, हर कोई उसमें अज्यूम करता है, हर कोई उसमें अंदाजा लगाने की कोशिश करता है। मैं समझता हूं सरकार को एक देश को पूरा का पूरा एक इसका स्पष्ट रुख रखना चाहिए और बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि चाइना से हम बॉर्डर पर चाइना से हमारी सेना बहुत मजबूत है। नहीं सर, घबरा कौन रहा है? हमेशा उसका हमें, क्या आप ये कह रहे हैं सरकार घबरा रही है बताने में? वो वही बात है, वो मैं आपको जो बात कह रहा था, चाइना भी समझता है, पाकिस्तान भी समझता है कि सरकार एक पेज खोलेगी तो विपक्ष जो है 2 पेज का हिसाब मांगेगा। विपक्ष 2 पेज का, सरकार 2 पेज दी, विपक्ष और कोई। तो ये जो मुद्दे हैं, एक मैं समझता हूं देश को एक कॉन्फिडेंस के तौर पर सेना द्वारा नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा एक देश को मैं समझता हूं एक किसी किस्म का। बट दयाल साहब, मैं इसी सवाल को आगे शंकर प्रसाद जी से पूछ रहा हूं। शंकर प्रसाद जी, उन्होंने जो बात कही उसी में विरोधाभास मुझे लग रहा है। क्या आपको भी लग रहा है कि अगर 1 पेज खोलेंगे तो विपक्ष कहेगा 2 पेज का जवाब दो, 2 पेज खोलेंगे तो कहेगा 4 पेज का जवाब दो, और फिर यह भी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आके देश के सामने स्थिति साफ करनी चाहिए? क्या भारत की नीति रक्षा मामलों में यह है कि आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सारी चीजें सार्वजनिक कर दें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? जी, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। मैं GD बख्शी साहब ने जो बातें कही, जिस वजह से ये हो रहा है, उससे सहमत हूँ। शुरू में जो दयाल साहब ने बातें कही उससे भी कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन मुझे दुख है कि मैं इसे पॉलिटिकल बात कतई नहीं करने दूंगा और न करना चाहता हूँ। देश की जो सिक्योरिटी की बातें होती हैं वो एक ढंग से डील की जाती है, पब्लिक डोमेन में लाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। उसको जो ज़रूरी बात होती है वो बता दी जाती है। देखिए, ये बड़ी सेंसिटिव इश्यूज़ हैं। चाहे हमारी चाइना से किस किस्म की बात हो रही है, ये ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना दयाल साहब को पता है, ना बख्शी साहब को पता है किस लेवल पे बात हो रही है। अखबार में जो निकलता है उसी के जरिए हम अपनी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि जी हमारी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे बात हो रही है, चाइना कहता है कि इसको फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पे बात करो, हमारी लेवल पे ब्रिगेड कमांडर्स और डिव कमांडर्स की बात हो रही है, ये अखबार में निकलता है। लेकिन आपने जो बयान सुना ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की तरफ से, वो क्लियरली कह रहा है कि भारत सेना वहाँ अपने मजबूती से बैठी है, अपने जो SOPs है, जो स्ट्रेट ड्रिल है, उससे काम कर रही है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि चाइना ने 5000 ट्रुप्स वहाँ ले आए, APC ले आए, गन्स ले आए, हम यहाँ से कितने ले जा रहे हैं। जो अखबार बता रहा है वो ठीक है, लेकिन हमें हर एक चीज़ एक मिनट टू मिनट खुलासा करने की कतई ज़रूरत नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी में दुश्मन को पता करने दीजिए कि हो क्या रहा है, उसको हमें गुमराह करना है किसी हद तक। मुझे उम्मीद है शायद बख्शी साहब इससे सहमत रहेंगे, लेकिन बख्शी साहब से भी आप पूछ लीजिए, किसी हद तक पब्लिक को बताना ज़रूरी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बताते हैं, वहाँ कोई मिलिट्री वाला नहीं बताता, वहाँ कोई मिलिट्री स्पोक्समैन इसमें कोई दखल नहीं दे रहा, जो फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन है वो बता रहा है। बात आगे बढ़ेगी, बात कुछ और जंग फैलेगी। तो जिस प्रकार से भारत सरकार की रणनीति बन रही है, जिस प्रकार से आर्म्ड फोर्सेस की रणनीति बन रही है, एयरफोर्स का इसमें क्या हिस्सा होगा, नेवी का अगर हिस्सा है तो उसका क्या हिस्सा होगा, बाकी जो पेरिफेरल देश हैं उनका क्या हिस्सा होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता खुलासा होगा। वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है।
उससे तो क्या होगा कि आप अपने सारा कार्ड्स खोल के दिखा रहे हैं दुश्मन को। अखबार में निकलने दीजिए, अखबार और जो न्यूज़पेपर में निकलता है वो निकलता है, जो टेलीविजन में डिबेट होती है होने दीजिए। लेकिन सरकार को ऑन अ डेली बेसिस इसकी ब्रीफिंग करना कि 2 पन्ने हमने बताया तो 4 पन्ने उसने बताया, 4 पन्ने उसने बताया तो हमने 10 पन्ने बताए, इससे क्या फ़ायदा है? इससे आपकी रणनीति कमज़ोर हो रही है। लेकिन आप अपनी देखिए, ये पुरानी कहावत है कि आर्म्ड फोर्सेस हैव टू बी वेरी सिक्योर एंड वेरी क्वाइटली डू व्हाट दे नीड टू डू। ये नहीं है कि हम रोज सुबह बता दें जी वहाँ एक बटालियन और पहुंच गई, जी वहाँ एक एबीसी बटालियन और पहुंच गई, जी वहाँ चाइना की बात जापान से हुई है, जापान की बात रशिया से हुई है। नहीं भी बता रहे तो ये सब नहीं होना चाहिए। आप अगर नहीं भी बता रहे हैं, काफी गुप्त जी, आप तो इस बात को बखूबी जानते हैं कि आप अगर नहीं भी बता रहे हैं, आज के जमाने में कम से कम चीन का तो बहुत कुछ मीडिया से ही प्लान होता है। वो अपने अखबारों के जरिए, अपनी वेबसाइट्स के जरिए, अपने सारे प्रोपेगेंडा इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए चीजें प्लान करता है। वो तस्वीरें छाप देगा कि आपकी क्या मूवमेंट है, सैटेलाइट इमेजरी से आ रही है सामने, जैसे आज आप छाप रहे हैं। तो बेहतर नहीं है कि सरकार सामने स्थिति साफ करे, अपने देश के लोगों को बताए? जी, आज की तारीख में आपसे ये नहीं कह रहा कि आप बताइए आपने कितनी प्लाटून वहां पे तैनात कर दी है, आज कोई कितने लोग खड़े हैं? रोहित जी, नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं जी, नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं रोहित जी। देखिए मुझे बोलने दीजिए, इससे सहमत नहीं हूं। हमारे पास भी सर्वेलेंस एक्टिविटी है, हमारे पास भी सर्वेलेंस करने के कार्य हैं, हम भी सर्वेलेंस कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं चाइना कितना आ रहा है और कहां से आ रहा है। आने दीजिए, जो मीडिया से आ रहा है उसको आने दीजिए, लेकिन सरकार को इसकी पुष्टि करने की कोई जरूरत नहीं है कि 1 बटालियन सिख रेजिमेंट की, 1 बटालियन मराठा रेजिमेंट की वहां पहुंच गई है, ये हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेंड है, इनके पास इतनी गन है, इतना एमुनिशन है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। हमारा भी मीडिया जो चल रहा है हमारा मीडिया, हम भी तो मीडिया पे बैठे इस समय, हम भी तो बता रहे हैं लोगों को, लेकिन एक एक चीज बताना जरूरी नहीं समझता मैं। ये जो सरकारी ब्रीफिंग होती है, ये जिस तरह से सिचुएशन बढ़ेगी, जिस तरह से गंभीर और होगी, तो मीडिया अपनी ब्रीफिंग दिन में 3 दफा भी करेगा शायद। सॉरी, गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन 3 दफा भी ब्रीफिंग करेगा, एवरी 1 आवर भी ब्रीफिंग करेगा अगर जरूरत पड़ गई तो। अगर लड़ाई का घमासान युद्ध हो गया तो एवरी आवर दे में भी अ प्रेस कॉन्फ्रेंस सर। बट आज बताने की जरूरत नहीं है हर एक चीज। हाँ, मीडिया जो पकड़ रहा है, ठीक है, चाइना जो पकड़ रहा है, चाइना निकालने दीजिए, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है उससे हमें? नहीं, ठीक है सर, लेकिन हम अपनी रणनीति क्यों सामने करें? नहीं, मैं आपसे कतई नहीं कह रहा कि आप रणनीति बनाएं, मेरा व्यू देश ये के है, सामने रखें। आप जाने, आप नहीं, बिल्कुल सर, आपके व्यू पॉइंट से मैं सहमत हूं। कोई टीवी चैनल या कोई मीडिया आपसे ये नहीं कहता कि आप ये बताएं आपने कितने लोग खड़े किए हैं, कितनी गन्स लगाई हैं, क्या आर्टिलरी है, उसका मेक क्या है, कौन से हथियार आपने उनको दिए हैं, वो सारी चीजें नहीं जानने चाहते। लेकिन जब देश का विपक्ष जीडी बख्शी ये कहता है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, देश को पता होना चाहिए क्या हो रहा है, तो उसमें यह सवाल होता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अगर बोल रहा है, मैंने पीएम से बात की थी इनके और उनका मूड ऑफ था, तो सोर्सेस के हवाले से क्यों जानकारी आती है सर कि यह बातचीत हुई नहीं? साफ तौर पर आकर भारत को कह देना चाहिए ना फिर कि नहीं, बात नहीं हुई है दोनों के बीच में। उसमें क्यों गोल गोल घुमाती है चीजें? देखिए रोहित, ऐसी बात है कि जो इंडिया चाइना बॉर्डर है, इस पे 1967 के बाद कोई मेजर फायरिंग काइनेटिक क्लैश नहीं हुआ। मैं फिर दोहराता हूं, 1967 के बाद 75 में केवल एक छोटा एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था, लेकिन बीच में पूर्ण रूपेण शांति रही है। धक्का मुक्की और बात है साहब, वो कोई हम लोग सीरियस नहीं मानते, धक्का मुक्की और बात। तो ऐसी कोई स्थिति मैं नहीं समझता वहां पे हुई है जिसमें कि हमारे जैसे कि कारगिल का युद्ध चला, तब मैं मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में था, तब रोज एक ब्रीफिंग सेशन हुआ करती थी जिसमें कि आर्म्ड फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव और फॉरेन मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे बैठ के ब्रीफ करते थे मीडिया को क्या हो रहा है, क्योंकि युद्ध शुरू था। अभी वहां पे कोई फायर नहीं हुआ साहब, धक्का मुक्की फायर नहीं है। हिंदुस्तान की फौज इतनी जल्दी नहीं फड़फड़ाती कि आज धक्का हो गया, मुक्की हो गई, हल्की सी चोट लग गई, ये हो गया। ये तो आए दिन की बात है। हम तो जो स्पोर्ट्स गेम खेलते हैं तब भी चोट लग जाती है। हाँ, इस बारी स्थिति में एक फर्क जरूर है, इस बारी ये कोई लोकल कमांडर का इनिशिएटिव नहीं लगता, ये डायरेक्ट बेजिंग से आया हुआ फरमान है कि ये किया जाए। बड़े छुपाव के साथ जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, चीन की फौज आगे बढ़ी है, जो सिविल ट्रक आते हैं उनका गेरू मट्टी लेके एयर स्ट्रिप बनाने के लिए, उसमें बैठ के चीन की जो फौज है जो एक्सरसाइज कर रही थी वहां, वो आई है।
तो हमको थोड़ी हैरत हुई है देख के इस बार की जो उनके आने का तरीका, बड़ा क्लैंडस्टाइन सरप्राइज हासिल करने वाला। लेकिन अभी भी अब खबरें आ रही हैं कि वो डेप्थ एरियाज में डिफेंसेस वगैरह बना रहे हैं, उन्होंने डिगिंग वगैरह शुरू की है। लेकिन जहां आगे जहां इंट्रूजन की है वो तंबुओं में ठहरे हैं, गाड़ियों में हैं। तो हम क्या कर रहे हैं सर? स्थिति हम भी बिल्कुल वही टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसा तुम करोगे वैसा तुम पाओगे। हम भी बिल्कुल वही किया, हमारे भी ट्रूप्स आगे गए हैं, हमारे भी गाड़ियां आगे गई हैं। ठीक है, हमने भी उनके सामने पोजीशन ले ली है। ओके, हमारे साथ फुनचक स्तुपदान आ गए सर, एक कमेंट जरा उनसे भी ले लें, उनकी भी बात सुन लें। और हमारे साथ आ गए रिटायर्ड जेकेएस परिवार साहब, उनसे भी बात कर लें एक बार। फुनचक स्तुपदान, स्वागत है आपका आज तक पर। सर, जो बात जीडी बख्शी कह रहे हैं कि हम भी टिट फॉर टैट कर रहे हैं, जो चीन कर रहा है वही हम भी बॉर्डर पर कर रहे हैं, क्या आपको लगता है हम एक और डोकलाम जैसी सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं, या इस बार हालात ज्यादा टेंस है पहले के मुकाबले? डोकलाम से बहुत 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 ज्यादा ये खतरनाक और ग्रेव सिचुएशन है, और ये जल्दी जाने वाला नहीं है। और ये सिर्फ कोई एलएसी के वायलेशन की बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, जियोपॉलिटिकल बैकड्रॉप के अगेंस्ट हो रहा है। तो इसका ये तो लंबा रहेगा, क्योंकि चाइनीज वांट टू चेंज द नैरेटिव, पूरा डिस्कोर्स को बदलना चाहते हैं, हम भी बदलना चाहते हैं। हमने भी तय किया कि 370 हटाने के बाद हम अक्साई चीन को आप लेके रखेंगे। ये सिर्फ एलएसी की बात नहीं है, 56-58 साल तक हम एलएसी का मंत्र जपते रहे और आगे ना बढ़े, वो इधर आते रहे। आप नहीं होगा, आप हमारा आर्मर्ड डिवीजन भी जा रहा है वहां पे, हमारा माउंटेन स्ट्राइक भी जाएगा। तो ये जो है वो जब आर्मर्ड डिवीजन लगता है तो ये माउंटेन के लिए नहीं होता है, ये डेजर्ट के लिए होता है। अक्साई चीन जो है वो डेजर्ट है, वो प्लेटो है, और ये हिमालय भी नहीं है, ये तेरिम बेसिन का एक्सटेंशन है। तो हम अपना फुल प्रिपरेशन अपने एजेंडा को लेके चल रहे हैं। हमारा पूरा जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बना है वो पूरा अक्साई चीन 37,000 स्क्वायर किलोमीटर वो हमारा है। अभी तक वो चाइनीज वहां पे बैठे हुए थे, हम कह रहे थे एलएसी क्या होता है? एलएसी एक इमेजिनरी बाउंड्री है, वो भी कहता है परसेप्शन चेंज हो रहा है, आज ये है कल वो है, चाइनीज कहता है मैं यहाँ हूँ, हम कहता है हम उधर है। तो ये सिलसिला तो 70 साल से चल रहा है, अब तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। शायद चाइनीज इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम ऑफेंसिव हो गए, हमारे काफी प्रिपरेशन चल रहा है, रोड बन रहा है, कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, डिप्लॉयमेंट हो रहा है, और चाइना को ये पछता नहीं है। तो ये फॉरवर्ड पॉलिसी है, हमें इस पर डट के रहना पड़ेगा। लड़ाई लड़ना है तो लड़ना पड़ेगा, आपको इसके लगता लिए जान देना पड़ेगा, देंगे, मरने के तो मरने के लिए भी तैयार है, हमारे लोग तो तैयार है। आपको लगता है लेकिन वो चाइनीज आ क्यों रहे हैं वहां पे? किसने उनको बोला कि ये चाइनीज लैंड है? चाइनीज तो बहुत दूर है, होगा तो तिब्बती का है, वो तिब्बती क्यों एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे रहा है? वो दलाई लामा धर्मशाला में बैठा है, उसको बोलो कि ये तिब्बत का जमीन नहीं है, भारत का है, वो तो चुपके से बैठा हुआ है। तो ये हमारा भी कोई गलतियां हैं कि ये भाई जी चीन आ गया और दलाई लामा बोले चीन को खाने दे, चुपचाप से बैठे अपना मंत्रा करते पूजा करते रहे, ऐसा तो होगा नहीं। हमने तो उसको गवर्नमेंट बना के दिया धर्मशाला में, क्लैरिफिकेशन दे दो ये तिब्बत का जमीन नहीं है, ये भारत का है, ये क्यों आ रहा है? या वो दोनों मिले पिगल है, क्या है ये? तो स्ट्रेटेजी हमें समझ में नहीं रहता, कंफ्यूजिंग है। ये लद्दाख का लैंड है, ना तिब्बती है ना चाइनीज है। शंकर प्रसाद साहब, हेलो शंकर प्रसाद साहब, आप सहमत हैं फुनचक स्तुपदान की बात से? हाँ, देखिए, ये काफ़ी हद तक सहमत हूँ, काफ़ी हद तक इन्होंने बिल्कुल सही कहा, और जैसे बख्शी साहब ने भी कहा उनसे भी सहमत हूँ। टिट फॉर टैट, अगर उनकी 5,000 आती है, उनकी आमद आती है, उनके मैकेनाइज फोर्सेज आती है, तो हमारी भी जाएंगी ना वहाँ। देखिए, मैं 2 बातें ऐड करना चाहता हूँ जो अभी आपने प्रीवियस स्पीकर से सुनी। गलवान वैली इज़ अ स्ट्रेटिजिक एरिया, ये स्ट्रेटेजिकली चाइना के लिए और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक सड़क जो नई बनी है उससे चाइना बहुत परेशान है। दरबुक शियोक रिवर से और दोरत बेक ओल्दी तक जो सड़क बनी है उससे चाइना परेशान है, क्योंकि हमारी डिफेंसिव पोजीशन उस इलाके में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है।
अब चाइना ये चाहता है कि इस जो LAC है, जो लाइन उसकी परसेप्शन है, उसको मैं ऑल्टर करूं, उसको मैं बदली करूं, जिससे मुझे कुछ किस्म के डेप्थ मिल सके काराकोरम पास की तरफ से। और वो ये चाहता है कि इसको मैं अगर डिसलॉज कर दूंगा इस समय, तो हर साल इसको कुछ बढ़ाते बढ़ाते आगे ले जाऊंगा मैं, और भारत के जो ये सड़क है इसको नाकामयाब करने की कोशिश करेगा। तो ये स्ट्रैटेजी उसकी है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, इसका हमें जवाब देना पड़ेगा और देंगे इस बार। बिल्कुल सही कहा मेरे प्रीवियस स्पीकर ने कि ज़रूरत पड़ेगी तो पूरी सेना इस पर लग जाएगी। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि चाइना को ये सोचना है, जैसे बख्शी साहब ने भी कहा, ये लोकल कमांडर्स का एक्शन नहीं है, ये एक्शन ऊपर से आया है, ये थिएटर कमांडर से अप्रूव हुआ है, जनरल स्टाफ से भी अप्रूव होकर आया होगा। और चाइना इस समय इतनी आसानी से वहाँ से हटेगा भी नहीं। लेकिन चाइना को ये सोचना है कि इस लड़ाई से अगर मैं लड़ाई करूँगा तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, ये कॉस्ट क्या वर्थवाइल है। हमेशा ये सोचते हैं हम कि अगर ये मिलिट्री एक्टिविटी करेंगे हमें तो इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। कीमत यही नहीं होती कि आपके 10,000 के 10 करोड़ राउंड एमिनिशन फायर हो गए, इसकी कीमत होती है ह्यूमन बींग्स में भी कितनी कैजुअलिटीज़ होंगी, ये चाइना को सोचना है। कैजुअलिटीज़ हमारी भी होंगी, कैजुअलिटीज़ उनकी भी होंगी, घमासान युद्ध होगा, एमिनिशन खर्चा होगा, दोनों देशों की इकोनॉमी पर फ़र्क पड़ेगा, दोनों देशों का नुकसान होगा। क्या ये नुकसान वर्थ द वाइल है जिसको कहते हैं? क्या इस नुकसान से हमें उतना फ़ायदा होगा जितना हम ये पैसा लगा रहे हैं, जितना इसमें हम एफर्ट लगा रहे हैं? मेरी समझ में ये आ रहा है कि जब चाइना इस इक्वेशन को अगर सोच के विचार के करेगा तो उसकी इकोनॉमी का हाल तो आपको मालूम है ना, उसकी इकोनॉमी का हाल वैसे ही बुरा हो रहा है। इंडस्ट्री वहाँ से शिफ्ट हो रही है, इंडिया की तरफ, परहैप्स मे बी जापान, मे बी अमेरिका की तरफ से अगर और थोड़ी सी सहायता मिली तो शायद अमेरिकन कंपनीज इंडिया में आ जाएंगी। तो चाइना की जो हमारी इतनी बड़ी ट्रेड है उसका क्या होगा? ठीक है, चाइना ऑलरेडी इज सफरिंग बिकॉज पीपल आर नॉट बाइंग चाइनीज स्टफ इन इंडिया। ठीक है, तो चाइना ये चाहता है कि भारत के संग ट्रेड जीरो हो जाए। अब ये देखिए ना आप कि इसमें कितने विकल्प हैं। इसमें विकल्प कॉस्ट ऑफ कैजुअलिटीज है, कॉस्ट ऑफ एमिनेशन है। चाइना के अंदर कितनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, ये देखा आपने? ठीक, चाइना के बरखिलाफ स्टेटमेंट आ रहा है अमेरिका की तरफ से, यूके की तरफ से, यूरोप की तरफ से, जो हांगकांग में उन्होंने किया है कल, जो उनकी नई सिक्योरिटी लॉ बना दी है। आपको मालूम है ताइवान में क्या हो रहा है? कोई साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है जो इस समय चाइना को सपोर्ट करती है? ठीक, मेरी समझ में ये आ रहा है कि बेहतर यही होगा कि एट वेरियस लेवल्स, चाहे मिलिट्री लेवल हो, एट द ग्राउंड लेवल, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो, हर हद। अब लोग कह रहे हैं जी ट्रंप ने कहा कि मैंने मोदी से बात की है। अरे भाई, मोदी ने आज कह दिया ना कि बात नहीं हुई है हमारी, तो इसमें आगे वाद विवाद की क्या जरूरत है? नहीं सर, दिक्कत यहाँ आती है शंकर प्रसाद साहब, दिक्कत यहाँ आती है, मैंने मोदी से बात की, मोदी का मूड खराब। जब हम ये जानते हैं कि ताइवान, हांगकांग, वो सब चाइना से परेशान है, लेकिन दिक्कत वहां आती है सर कि कोई आवाज तो नहीं उठाता। भारत ने भी अब जाके कहीं हिम्मत दिखाई, विशंबर दयाल, कि ताइवान में भारत ने अपने 2 सांसद प्रतिनिधि भेजे उनके एक प्रोग्राम में, वो भी ऑनलाइन, कि आप पार्टिसिपेट कीजिए ताकि दुनिया को एक मैसेज जाए हम ताइवान के साथ खड़े। हांगकांग में जो लोग विरोध कर रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें भी भारत ने हमेशा कहा कि भारत डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ खड़ा हुआ है। क्या चीन उसका बदला आज लेने की कोशिश कर रहा है जो बॉर्डर पे हो रहा है? या फिर दुनिया में एक ओपिनियन और चल रहा है, वो ये कि कोरोना के आगे जब सरकारें फेल हो रही हैं, मैनेज नहीं कर पा रही हैं, तो बॉर्डर पे जब टेंशन क्रिएट होता है लोगों का ध्यान भटकता है उससे। ये किसको सूट करता है? विशंबर दयाल, फिर परिहार साहब आपके पास आ रहा हूं, बोलिएगा विशंबर दयाल। देखिए रोहित, 2-3 चीज मैं बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि ये सब कह रहे हैं ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था चाइना का, एक स्ट्रेटेजिक मूव था फॉर चेंजिंग द नैरेटिव। और नैरेटिव क्या? भारत पर एक किस्म से प्रेशर बिल्ड करने का। ये ना चाइना इतना सीरियसली वॉर अभी उस स्टेज पे आया कि वे वॉर क्लाउड्स आर देयर ना। चाइना जो चीज चाहता था वो इतना चाहता था कि भारत पर एक प्रेशर क्रिएट कर दे एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे। और गलवान वैली जैसे सबने कहा, उसने बहुत स्ट्रेटेजिकली सोच के इस पॉइंट को प्रीएम्प्ट करके एक नैरेटिव सेट कर दिया जिसका हम जवाब ढूंढ रहे हैं अब, जिसका हम लेकिन और हाई लेवल पे इसकी जितनी डिस्कशन थी, ऑलरेडी पीएमओ, ऑलरेडी अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑलरेडी उस लेवल पर रेज कर दिया। चाइना कोई स्ट्रेटेजिक बार्गेनिंग चाहता है इंडिया से अवे फ्रॉम द बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो हम दोनों के बीच में है, LAC है, उस पर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला।
चाइना के कुछ स्ट्रेटेजिक एम्स हैं, ग्लोबल एम्स हैं, जैसे अभी सामने आपने बोला, ऑफ कोर्स वो चाहता है भारत हांगकांग से बैकआउट कर जाए, ऑफ कोर्स वो चाहता है भारत किसी किस्म की ताइवान की मदद ना करे, ऑफ कोर्स वो चाहता है भारत का प्रेशर पाकिस्तान पे कम हो जाए, वो चाहता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में उसको भारत सपोर्ट करे, वो चाहता है जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट बन रहा है भारत से वहां वो मदद चाहता है, क्योंकि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट आज उसके खिलाफ बन रहा है। कोविड-19 का वो सबसे बड़ा कल्प्रिट लग रहा है, सबसे बड़ा उसके ऊपर ब्लेम गेम है ये। कहीं लीवरेज चाहता था और वो लीवरेज उसने बॉर्डर पर क्रिएट किया। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता अपनी स्ट्रेटेजिक प्लान बताओ, क्या डिप्लॉयमेंट से ये बताओ, नहीं, लेकिन जब एक महीने तक देश में बार बार ये हो रहा है कि बॉर्डर पे कुछ हो रहा है, बॉर्डर पे कुछ हो रहा है, हमारी डेमोक्रेसी है, हमारी डेमोक्रेसी के अंदर लिटरेसी भी है, हमारी डेमोक्रेसी के अंदर बहुत जल्दी अफवाहें भी फैल जाती हैं। तो डेमोक्रेसी आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है और आपकी वीकनेस भी हो सकती है। पाकिस्तान और चाइना हमारी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करते हैं। क्यों ना एक स्ट्रांग फुट, मैं नहीं कहता आप हर रोज ब्रीफिंग कीजिए, हर रोज बताइएगा और हर पन्ना खोल दीजिएगा, लेकिन देश को बताना चाहिए कि चाइना इस बार वो कार्रवाई कर रहा है जो आम नहीं करता था। आप सभी लोग हम उसको डेकोरेटेड लोग हैं, आप सभी लोगों ने भारत की फौज में वो सारी परिस्थितियां देखी हैं, फेस की हैं, लीड किया है उन परिस्थितियों में जिनमें भारत विजयी होकर निकल के आया। 62 की लड़ाई में या 71 में या उससे पहले या इवन करगिल में। अखबार में छपवा के गए थे क्या कि हम जा रहे हैं वहां पर इलाज करने के लिए? नहीं रोहित, नहीं जाने की जरूरत अखबार में या अब पॉलिटिकल पोजीशनिंग है इसलिए कहना है कि भाई बता के जाओ? नहीं बिल्कुल नहीं रोहित। मैं देखिए जो मैं बात कह रहा हूं उसका मतलब ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूं भारत बहुत मजबूत है। चाइना भी समझता है कि ग्राउंड फोर्सेस वॉरफेयर में चाइना बहुत, कारगिल युद्ध के बाद दुनिया की हर सेना जानती है कि भारतीय सेना से ऐसे इन हालात में कोई लोहा नहीं ले सकता। माउंटेन वॉरफेयर में कोई भारत से लोहा नहीं ले सकता, मात खाएगा। चाइनीज आर्मी वो नहीं है, हमारी बड़ी प्रोफेशनल और ट्रेंड आर्मी है। लेकिन अगर आपको देश को मैं फौज की बात नहीं कर रहा, फौजी प्लान्स की बात नहीं कर रहा, फौजी मूवमेंट्स की बात नहीं कर रहा, फौज को बताएगी, हमारे सीनियर ऑफिसर्स ब्रीफ करेंगे, हमारे सीनियर ऑफिसर्स कॉन्फिडेंस देंगे, लेकिन देश को अफवाहें फैलने से बचाने के लिए मैं समझता हूं एक ब्रीफिंग, अच्छी ब्रीफिंग, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो देश को और भी मैं आपकी बात पे भी कमेंट दे लेता हूं। जीडी बख्शी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं उसके पहले, लेकिन दो मेहमान और प्लीज, दो मेहमान और हैं, जीकेएस परिवार साहब और हमारे साथ सोनम वांगचुक आ गए, एजुकेशनिस्ट है, उनसे भी बात करें। उसके पहले फटाफट एक कमेंट, परिहार साहब, आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही कोरोना के टाइम में, आपदा में अवसर, और चीन के मामले में भी भारत इस समय आपदा में अवसर देख रहा है कि ये मौका है? देख रहा है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो चाइना, जो लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में जो कुछ हो रहा है, वो इलाका मेरा अच्छी तरह से देखा हुआ है। मैं जनरल शंकर प्रसाद, जनरल बख्शी से पूरी तरह सहमत हूं कि इंडियन आर्मी की कॉम्पिटेंसी और प्रोफेशन, उस पर कोई शक नहीं कर सकता है। आईटीबीपी और इंडियन आर्मी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर अगर वहां पर चाइना पेंगोंग सो लेक में एंटर कर रहा है, थोड़ा आगे है, इतना हुआ है, तो इसका मतलब हमारे सर्विलेंस में और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इसको कोई दो राय नहीं है। चाइना जो है वो छोटी एक्शन नहीं करता है। आप सबने बोला है कि ये लोकल कमांडर लेवल का नहीं है, ये थिएटर लेवल से आया है। मैं कहता हूं ये थिएटर लेवल नहीं आया है, ये सुप्रीम कमांडर से आया है, चाइनीज प्रीमियर की तरफ से आया हुआ है। बिकॉज चाइना जो है वो भारत को स्ट्रेटेजिकली सब तरफ से घेर रहा है, नेपाल, भूटान, मालदीव, सेशल्स एंड श्रीलंका, सब तरफ ये एक्शन हो रही है। आप देखिए चाइना कितना विजनरी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे नवंबर 2011 में, उनको ये तब वाइस प्रेसिडेंट थे प्रीमियर शिपिंग, उन्होंने इनवाइट किया था 5 दिन, उनको उन्होंने पूरा एक स्पेशल वो दिया गया था प्रिविलेज, बिकॉज चाइना जानता था कि हिंदुस्तान की अगली लीडरशिप जो है वो नरेंद्र मोदी है। 2011 में उन्होंने ये डिसाइड किया था। आज की डेट में जयशंकर प्रसाद और प्राइम मिनिस्टर के रिलेशन चाइनीज लीडरशिप से बहुत स्ट्रांग है, और मुझे लगता है कि ये इसका अल्टीमेट जो है वही होगा। इसमें ये प्राइम मिनिस्टर एंड प्रीमियर लेवल पे ये स्टैंड ऑफ हो। क्या समझू सर, कि अगर रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, उसके बावजूद बॉर्डर पे बार बार ऐसी हरकतें हो रही हैं, तो उसका मतलब क्या निकाला जाए? वो अपना पोजीशन कंसोलिडेट डेफिनेटली कर रहे हैं गिव एंड टेक के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरी बात जो ट्रंप की कही है, ट्रंप साहब पॉलिटिशियन नहीं है, बिजनेसमैन है, वो बातें बोल देते हैं जो उनको नहीं बोलना होती है। मैं बता रहा हूं आज की डेट में सारे कंट्रीज जब भी कोई स्टैंड ऑफ होते हैं वो आपस में बात करते हैं। रशिया, अमेरिका, भारत की बातें जो है वो 62, 65, 71, 99 और कितनी बार हुई हैं।
हर बार होती हैं, दूसरी कंट्री भी करते हैं, पर ये बोलते नहीं है। ये यार ट्रम्प साहब ने बोल दिया है। अब इस सारे इसमें जो हुआ और ये जो कोहरा छाया हुआ है, मैं जनरल विश्वम्बर दयाल से पूरी तरह सहमत हूं कि एक जो है इनको गवर्नमेंट को, अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। आप पब्लिकली नहीं बोलिए, उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए और हमें आप इतना बताइए कि वहां पर पोजीशन क्या है। आर्मी डिप्लॉयमेंट की हम बात ही नहीं कर रहे, मगर रियलिटी तो पता होनी चाहिए। ओके जीडी बख्शी साहब बोलिए फटाफट, इस पर आप जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं फुनचक तोपदान के पास जा रहा हूं। क्या वाकई भारत चीन के मामले में भी आपदा में अवसर तलाश रहा है, जो बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ है? फुनचक से पूछेंगे, उसके पहले बख्शी साहब आप इस पर कमेंट करना चाह रहे थे, जो बात विशंबर दयाल और परिहार साहब ने बोली है। देखिए, मैं एक चीज जरा साफ कर दूं, चीन की फौज को लड़ाई लड़े 42 साल हो गए। आजकल वो ज्यादातर पोस्चरिंग करती है, एक्सरसाइजेस करती है, साइकोलॉजिकल प्रेशर, कोअर्सिव डिप्लोमेसी, मीडिया प्रेशर, लीगल प्रेशर, ये सब डाल रही है। ठीक है, चाइनीज स्ट्रेटेजिक कल्चर कहता है वन स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एट वन टाइम। इस वक्त चाइना की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ताइवान और साउथ चाइना सी की ओर है, प्राइमरी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। अगर हम चाइनीज मिलिट्री डॉक्ट्रिन के तहत चले तो वो एक टाइम पे 2 फ्रंट्स एक्टिवेट नहीं करेगा। पाकिस्तान को थोड़ा संभावना देने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान बालाकोट के बाद बहुत सहम गया था। उसने जब हमने 370 को हटाया तब भी कुछ नहीं किया था ऑन ग्राउंड, चै करने के सिवाय। तो इससे चीन थोड़ा चिंतित था कि ये तो भारत हावी हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर इस क्षेत्र में। भारत ये भी बात कर रहा है कि हम गिलगित बाल्टिस्तान पीओके वापस ले लेंगे, तो वो थोड़े तेवर दिखाना चाहता था, उसने दिखाए और कुछ जरूरत से ज्यादा तेवर दिखाए हैं। अब देखना है कि वो कहां तक ले जाना चाहता है। मैं नहीं समझता वो एक हद के पार जाएगा, क्योंकि स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन सिंगल उसकी इस वक्त ताइवान और साउथ चाइना सी की तरफ है। द टेल कैनॉट वैग द डॉग। कुत्ता तुमको हिलाता है, तुम कुत्ते को नहीं हिला सकती। पाकिस्तान मजबूर नहीं कर सकता चीन को कि वो फ्रंट खोले हमारे खिलाफ, केवल पाकिस्तान के चेस्टनट्स आउट ऑफ द फायर निकालने के लिए। उसने थोड़ा सांत्वना दे दिया इस एक्सरसाइज के साथ। हमको भी अभी देखना है किस हद तक चीन आगे जाएगा। आई विल वरी and I will be concerned, not worry, I will be concerned only if kinetic action starts. अगर फायर खुलता है जो नहीं खुला 67 से, तब हमको कंसर्न होने की जरूरत। ठीक है फुनचक तोपदान, अब की जरूरत है। फुनचक तोपदान, अब सवाल यह है, क्या भारत इस स्थिति में है कि चीन के खिलाफ भी आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश करे और ये सोचे कि फुल एंड फाइनल कर लिया जाए? ठीक है, अब जो मामले अटके हुए हैं पिछले 60-70 साल से, अगर कश्मीर में निपटा लिए तो फिर इधर भी निपटा लिए जाए। देखिए, तो लक्ष्मण रेखा तो क्रॉस कर दिया इसने। अब बार्गेनिंग कैसे होगा? बार्गेन तो ग्रैंड बार्गेनिंग होगा। हमारे पास क्या बार्गेनिंग पावर है अभी? या तो एक हो सकता है कि भाई तुम ये सब छोड़ो, मैं बाकी जो चक्कर है मैं चलाता हूँ, वो सारा मैं दुकान बंद कर दूंगा। मुझे नहीं लगता हमारे पास अब कोई कार्ड है चाइना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के सिवाय, और कोई डिप्लोमेटिक कार्ड। ट्रेड का था, वो लिवरेज तो नहीं लगता है, डिस्पाइट ट्रेड इम्बैलेंस जो चाइना के फेवर में है, बिलियंस ऑफ डॉलर, 60-70 बिलियन डॉलर्स, हम उसको अपने एडवांटेज में ला नहीं पा रहे हैं। बाकी रह गया, मुझे तो ये लगता है कि सारा गेम चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स का है, हम तो बीच में पिस रहे हैं। और मैं मानता हूँ, एक अभी आपके पैनलिस्ट ने कहा कि 7 दिन पहले जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एलिस विल्सन तो भारत के बिहाफ पे चाइना को उंगली कर रहे थे कि देखो जी, आपका बिहेवियर इंडिया के प्रति ठीक नहीं है, जो आप साउथ चाइना सी में कर रहे हैं, आप हांगकांग में कर रहे हो, आप ताइवान में। क्लियरली जो है अमेरिका आपको ताइवान, हांगकांग, साउथ चाइना सी, जहां अमेरिका का जो हाइब्रिड वॉर चल रहा है कोविड के चक्कर में, हर जगह में इंडिया को उसको घुसाना चाहता है। आप देखिए, और 6 दिन पहले अमेरिकन के अधिकारी ने बोला कि हम भारत के साथ खड़े हैं, और 6 दिन के बाद कल ट्रम्प साहब कहता है कि मैं तो आपको निगोशिएट करना चाहता हूं, मीडिएट करूंगा आप दोनों के बीच में। ये दोनों स्टेटमेंट के बीच में बहुत बड़ी लंबी सफर है।
ये अचानक अमेरिका ने रूप क्यों बदल दिया, धोखा दे रहा है। कल बोल रहा है जी ट्रम्प की मोदी जी बैड मूड में है, वो कैसे बोल दिया। अभी एमईए कह रहा है कि एक टेलीफोन कन्वर्सेशन तो हुआ नहीं 4 अप्रैल से, तो कोई ना कोई मिसचिप प्ले कर रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, और जो है वो डिस्कोर्स को ट्रिगर करके कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो चाहता है। तो लगता है कि हमें इस क्रॉस फायर में आना नहीं चाहिए, हमें अपना गेम खेलना चाहिए। अगर तो कल भारत और चीन दोनों बोल के बोले कि देखो भारत और जो थोड़ा बहुत बोला हुआ है एमईए ने, भारत और चीन दोनों क्षमता रखता है कि अपने प्रॉब्लम को अपने आप सॉल्व करेंगे, किसी की इसका दखल देने की कोई जरूरत नहीं, उसी दिन पिघल जाएगा दोनों। बाकी तो और कोई ऑप्शन है नहीं है लड़ाई करने का। लड़ाई करेंगे तो लड़ाई करना पड़ेगा, फिर क्या है, वो तो नेशनल मूड है। अभी तो वैसे भी हम लॉकडाउन में है, कोरोना क्या नाम है, कोविड के चक्कर में फंसे हुए हैं, लेकिन देश के लिए तो जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे। तो हम तो तैयार है जी, बाकी हम कह नहीं सकते। मैं तो बॉर्डर पे रहता हूँ, अभी मैं बॉर्डर पे हूँ, बहुत परेशान है हम। हमारे सारे इकोनॉमी तहस नहस कर दिया है। एक तो कोविड के चक्कर में आप चाइना के आने से हमारे जो ग्रेजिंग है, हमारे नोमैड जो है वो अंदर पास्चर लैंड पे जा नहीं पा रहे हैं। अब वो तो मरेंगे, हजारों जानवर मर जाएंगे, उनके लिए कोई ग्रास ही नहीं है, खाने पीने का कोई सामान ही नहीं है। वो चाइनीज बैठे हुए हैं, टेंशन है, हमारे अपने लोग जाने नहीं देते हैं फौज आगे हमें। तो हमारा तो सारा जिंदगी ही तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया इस चक्करों में। तो डीएस्केलेट होना चाहिए। अभी तो मुझे नहीं लगता है 2-3 महीना हमें वॉर होना चाहिए। अगर होगा तो होंगे, बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी शायद कुछ ना कुछ बहाना लेके इसको टाले। ये एक क्लेवर मूव होगा हमारे तरफ से। बाकी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, देखिए भारत सरकार ने हमारा एक रेजोल्यूशन है 1962 14 नवंबर का, ये यूनानिमस रेजोल्यूशन है लोकसभा में कि हम एक इंच हम भारत का लेके आएंगे, अक्साई चीन या जहां से चाइना के लेकर आए। बिल्कुल है। उस पे हम क्यों डिस्कस नहीं किया? अगर गवर्नमेंट डिस्कस नहीं करता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हंड्रेड्स ऑफ थिंक टैंक्स खड़ा करके रखा है, वो लोग इस नैरेटिव को क्यों उसको अलाइव नहीं रखा? अभी तो खड़ा करके रखना था, हमें एक स्कोप चाहिए था। वो सारा जी पीछे हट के एलएसी बोल रहे हैं। अब एलएसी तो बहुत पीछे है जी, वो तो 38 किलोमीटर 39,000 स्क्वायर किलोमीटर पे चाइनीज बैठे हुए हैं। एक तरफ से कह रहा है कि चाइना को हमारे यहाँ पे आने का कोई हक नहीं है, दखल मत दे, यूनियन टेरिटरी बना, हमारा अंदरूनी मामला है। उधर तरफ से चाइनीज हमारे जमीन पे बैठे हुए हैं। तो एक चीज क्लियरिटी होना चाहिए ना, हम क्या चाहते हैं, जमीन को खड़ा करें या चाइनीज को दे दें? तो मुझे ये स्ट्रेटेजिक क्लियरिटी समझ में नहीं आता, हमें करना क्या है? अक्साई चीन को ले या छोड़े या कोई दूसरा लाइन खींचे? भाई यहाँ से आप पीछे मत आना जी, ये तो बहुत किया हमने, एग्रीमेंट भी साइन किया। ये देखो जी, ये लाइन खींचा, आप इसके पीछे आप मत आइए सर। लेकिन वो आ रहे हैं फुनचुक साहब, ये हमारे कोई डिफेंस नहीं है, सारे जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है वो आप तो लगता है काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम परेशान है जी सब। इसको कुछ डील से अच्छी तरह से नेशन को सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपका सवाल शंकर प्रसाद साहब से पूछ रहा हूं। शंकर प्रसाद साहब, भारत में कहीं भी कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर? नई सरकार ने इस बात को लेकर साफ साफ दो टूक खुद कहा है और इसका जिक्र उन्होंने किया कि भाई अक्साई चीन को हम एक इंच जमीन लेके रहेंगे। उसके बावजूद भारत में कंफ्यूजन है, और है तो क्यों है? देखिए, इस लफ्ज़ को मैं कंफ्यूजन नहीं कहूँगा, इसमें यह कहूँगा कि इसकी हमने तैयारी ढंग से की नहीं। पिछले 30 साल से 40 साल से हमने कोई इतनी इस तरह तवज्जो दी नहीं। हमने मॉडर्नाइजेशन को बहुत नेग्लेक्ट किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को नेग्लेक्ट किया, हमने अपनी सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़ को नेग्लेक्ट किया, हमने अग्रेसिव और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को बनने नहीं दिया, नेग्लेक्ट किया। ये इतने सालों में हुआ है। अब कुछ इसमें जागरण हुआ है, हमारी एक ऑफेंसिव कोर खड़ी हुई है, हमारी सर्वेलेंस की तरफ ध्यान ज़्यादा गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ है। जो आपने ये सड़क की जिसकी बात करते हैं, दारबुक, शियोक और डीबीओ, ये मालूम है कितने साल में बनी है? ये 19 साल लग गए सड़क को बनने में। और 19 साल क्यों लगे? क्योंकि इस इलाके में वर्किंग पीरियड एक साल में 2-3 महीने से ज़्यादा होता ही नहीं है। 12 महीने में आप केवल 3 महीने मैक्सिमम वहाँ कार्य कर सकते हैं, नहीं तो बर्फ़ जमी हुई है, ठंड पड़ रही है, बारिश हो रही है, इतना वेदर ख़राब रहता है। तो बॉर्डर एरियाज जो हिमालयाज़ में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करनी है, उसमें यह भी सोचना है कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एक्सरसाइज। वहाँ सोच विचार के स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट करनी है, और ये देखना है इसको मुकम्मल करने में समय कितना लग रहा है। इस सड़क को बनाने में 19 साल लगे, तो हम जो भी चीज़ बनाएंगे उसमें टाइम लगता है।
अगर हम देखिए, चाइना हर एक चीज़ को 30 साल आगे की सोचता है। चाइना पिछले 30 साल से डेवलपमेंट कर रहा है वहाँ पे, तब जो उसकी हालत ये हुई है जो आज है, जो उसने 4000 किलोमीटर की सड़क बना रखी है, इतने हेलीपैड लॉजिस्टिक डक बना रखे हैं, 30 साल लगे हैं उसको बनाने में। 30 साल पहले से वो कर रहा है, हमने इसको कुछ सोचा ही नहीं। हम तो बातें करते रहे कि जी हम एक्साइजन लेके रहेंगे। तो अगर हमें एक्साइजन लेना है, जो लेना चाहिए, मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन इसके लिए कैपेबिलिटी तो डेवलप करेंगे ना। बिना कैपेबिलिटी के आप कैसे एक्साइजन ले लेंगे? आपके पास ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इतनी मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस है। तो इसके लिए बहुत सोच विचार करने से डेवलप करने में समय लगेगा। आप देख रहे हैं, आपने राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने की कोशिश की है, केवल एक आया और मैंने सुना है कि 3-4 और आ जाएंगे 4-6 महीने में। आपका पूरा स्क्वाड्रन बनने में 2-3 साल लग जाएंगे, और अगर कोरोना जैसी चीज आ गई तो और डिले हो जाता है ये। तो अगर आपको राइफल चाहिए, एमिनेशन चाहिए, आर्टिलरी गन्स चाहिए, सर्वेलेंस इक्विपमेंट चाहिए, एयरक्राफ्ट चाहिए, नेवल इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए 30, 15, 20 साल लग जाएंगे। तो आप ऐसे कैसे कह देंगे एक दिन उठ के कि जी मैं एक्साइजन लेने के लिए तैयार हो गया और मैं जा रहा हूं एक्साइजन में? एक तो दूसरी बात मैं जरा बीच में बताना चाह रहा था, जो ट्रंप साहब के बारे में है, वो भी मैं जरा अपनी दिल की बात बता दूं। ट्रंप साहब इस तरह के ट्वीट देते रहते हैं। उन्होंने पहले कहा जी मैं इंडिया और चाइना के पाकिस्तान के बीच में मीडिएट करने को तैयार हूं। अब वो कह रहे हैं जी मैं इंडिया और चाइना के बीच में मीडिएट करने को तैयार हूं, और कोई मौका आएगा तो बोलेंगे जी मैं इसके संग भी मीडिएट करने को तैयार हूं। देखिए, ये चाइनीज प्रेसिडेंट के भी इस समय बड़ी मुसीबतें हैं। चाइनीज प्रेसिडेंट इज ऑल्सो फेसिंग इलेक्शन दिस ईयर। उसको भी अपनी जनता को दिखाना है कि मैंने कुछ करके दिखाया इंटरनेशनली, उसको ये दिखाना है। और अगर उनको ये मिल जाता है मौका मीडिएट करने का कहीं, तो सोचते हैं कि शायद मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, जिस तरह प्रेसिडेंट ओबामा को मिल गया पहले। तो ये सब जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं इस किस्म के, वो ये भी सोचते रहते हैं कि किसी तरह मैं ऐसा एक माहौल ढूंढ लूं जिससे कि अपना देश तो चल ही रहा है। तो क्या भारत की सारी परिस्थिति में अमेरिका और चीन के बीच बलि का बकरा बनने को तैयार होगा एक, या फिर भारत ने तय कर लिया, जैसे डोकलाम में उसने चीन को मजबूर कर दिया था 76 दिन के बाद ही सही, एक बार फिर से भारत ने कमर कस ली है, चीन को कदम पीछे हटाने होंगे, भले उसके लिए कितना लंबा इंतजार करना पड़े। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।